चांद हमारे धरती का सबसे नजदीकी पड़ोसी है जो लगातार धरती का चक्कर लगाता है। चांद की वजह से ही हमारी धरती अपने कक्षा में स्टेबल है और केवल चांद ही हमारे धरती का परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है। गैलीमीड, टाइटन, गैलिस्टो के बाद चांद हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। चांद की वजह से ही हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है और चांद के कारण ही हमारे धरती पर मौसम स्थायी रहता है। चांद के बिना यह धरती जीवन के लायक नहीं बन पाती। क्या कभी आपने गौर किया है, बचपन से लेकर आज तक हम चांद की इसी छवि को देखते हुए आए हैं। हमेशा हमको यही आगे का हिस्सा ही देखने को मिलता है। हमें आज से नहीं बल्कि सदियों से, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से हम चांद के सिर्फ सामने वाले भाग को ही देखते हुए आए हैं। इस भाग को हम नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि चांद के पीछे वाले हिस्से में क्या है? क्या वहाँ कोई दूसरी सभ्यता है या कोई दूसरी सिविलाइजेशन, या कहें तो वहाँ कोई एलियंस का अड्डा है? क्या वहाँ एलियंस रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम चांद के उसी भाग को देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में कोई दिलचस्प और रोमांचक बातें। दोस्तों, रात के आसमान में दिखने वाला चांद सबसे चमकीला पिंड है और हमारे धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। परंतु क्या आप जानते हैं, चांद के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड हमारे धरती का चक्कर काटते रहते हैं। इन आज ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है नियर ऑफ द अर्थ। आज हम इनके बारे में नहीं बल्कि चांद के बारे में बात करने वाले हैं। वैज्ञानिक डाटा के अनुसार हमारी धरती की रचना आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी और तभी उसके बाद चांद का जन्म हुआ था। चांद का जन्म धरती और थिया नामक एक मार्स के आकार के पिंड के टकराने से हुआ है। यानी चांद हमारे धरती का एक हिस्सा है। परंतु प्राचीन काल से चांद हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। ग्रीक, चाइनीज, यहाँ तक कि हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें चांद की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। हिंदू माइथोलॉजी में भी हमें चांद की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। हिंदू माइथोलॉजी में चांद को चंद्र देवता कहा गया है। हिंदू माइथोलॉजी में चंद्र, जो कि बुध के पिता हैं, और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोम और इंद्र। दोस्तों, सोम शब्द से ही सोमवार का निर्माण हुआ है, जो कि हिंदू कैलेंडरों के मुताबिक मंडे को कहा जाता है। चांद प्राचीन काल से हमारे कैलेंडर का काम करता आया है। अमावस्या से पूर्णिमा, जो कि इसके फेज में होने वाले चेंजेस हैं, जो करीब करीब एक महीने के समय अंतराल में होता है। इसके जरिए प्राचीन लोग साल तथा महीनों की गणना किया करते थे। परंतु चांद के ये फेज कैसे बनते हैं? दोस्तों, ये होता है धरती के चांद के चक्कर लगाने से। हम ये जानते हैं कि चांद धरती के चारों ओर घूमता है और चांद धरती के चारों ओर अपना एक ऑर्बिट 29 दिन 12 घंटे और 43 मिनट 12 सेकंड में पूरा करता है, यानी लगभग एक महीने में। चांद के इस टाइम को लूनार मंथ कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं कि चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन इसका सरफेस बहुत ही रिफ्लेक्टिव है और यह सूरज से आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण यह हमें रात के आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। यह अपने ऑर्बिटल पीरियड के वक्त धरती के चारों ओर घूमता है। तब इसके और सूरज के बीच एक एंगल समय के साथ साथ बदलता रहता है। इन एंगल में बदलाव के कारण ही चांद के हमें यह फेज देखने को मिलते हैं। पूर्णिमा की रात सूरज का प्रकाश सीधे सीधे नियर साइड में पड़ता है और हमें यह गोल दिखाई देता है। वहीं अमावस्या की रात सूरज की किरणें चांद के उस हिस्से में पड़ती है जिसे हम यहाँ धरती से कभी नहीं देख पाते। चांद के उस साइड को हम कहते हैं फॉर ईच ऑफ द मून, मतलब चांद का वह भाग जो प्राचीन काल से ही हमसे छुपा हुआ है, परंतु यह हमेशा हमसे छुपा नहीं रह सकता। चांद के फॉर साइड में जाने से पहले हम नियर साइड के बारे में अच्छे से जान समझ लेते हैं। चांद हमारी धरती का एक खास प्रकार से रोटेशन करता है। इस रोटेशन को कहा जाता है सिंक्रोनस रोटेशन, या तो कहें टाइटल लॉकिंग रोटेशन। परंतु टाइटल लॉकिंग या ग्रेविटेशनल लॉकिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रोटेशन कितने दिन में पूरा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ऑर्बिट पर चक्कर काट रहे पिंड एक साइड हमेशा उसके ऑर्बिट के साइड होगा और दूसरा भाग हमेशा उसके पीछे की ओर होगा।
अर्थ के अलावा चांद की घूर्णन समय है 29 दिन 12 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड। वहीं साथ एक दिन कहें या तो कहें एक रोटेशन को पूरा करने में लगता है करीब 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट 12 सेकंड। यानी चांद अपने एक एक्सिस में लगभग उतनी स्पीड से घूमता है जितनी स्पीड से यह धरती के चारों ओर एक ऑर्बिट को पूरा करता है। इसी कारण हम केवल एक ही हिस्से को देख पाते हैं और वह है नियर साइड। अभी हमारे मन में चांद के बारे में ख्याल और आता होगा, तब हमारे मन में बस वही तस्वीर उभर कर आगे आती होगी कि चांद दाग धब्बे से भरी तस्वीर जो हम बचपन से देखते हुए आए हैं। परंतु आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद का यह दाग धब्बा क्या है? आखिर यह दाग धब्बे आए कहां से? चांद के सतह पर बने यह दाग एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बने हुए क्रिएटर्स हैं, गड्ढे हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब सूर्य की रोशनी इन गड्ढों में पड़ती है तो वहां परछाई बन जाती है और धब्बों की तरह दिखने लगते हैं। परंतु चांद के सतह पर ये बड़े बड़े गड्ढे दाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो किसी प्रकार के गड्ढे नहीं लगते। इनको कहा जाता है लियोनर मारिया, मारिया की अर्थात समुद्र। चांद पर बने हुए वास्तविक समुद्र है, परंतु आज हम यह जानते हैं कि यह समुद्र नहीं बल्कि समतल जमीन है। आखिर क्या कारण है कि हमको यह कम चमकीला दिखाई देता है? क्योंकि चांद पर मौजूद यह लूनार मारिया बने हैं आयरन रिच कंपोजिशन से, जो चांद की सरफेस की तुलना में कम रिफ्लेक्ट करते हैं। यही कारण है कि चांद के बाकी के सरफेस के कारण यह कम चमकीला दिखाई देता है। इस हिस्से का निर्माण तब हुआ था जब हमारे सौर मंडल में काफी ज्यादा बमबारी अर्थात एस्टेरॉयड की टकराव हो रही थी। रेडियोमेट्रिक फेस रेटिंग के माध्यम से पता चला है कि यह तब हुआ था जब 4.1 से 3.8 अरब साल पहले हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स टकरा रहे थे। उस समय चांद के हिस्से में दरार पड़ गई और जो उसके अंदर का मैग्मा था वह पतली सतह होने के कारण बाहर निकल आया और धीरे धीरे यह ठंडा होता गया और एक समतल सतह बना लिया, जो चांद के बाकी के सरफेस की जगह कम चमकीला होता है। इस तरह के चांद के दाग धब्बों का निर्माण हुआ, जिसे प्राचीन काल से गलती के कारण लोगों ने इसको समुद्र समझ लिया था। दोस्तों, चांद के फॉर साइड को देखने के लिए हमें उसके पीछे जाना बहुत जरूरी था। साल 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने की पॉलिसी लगभग होड़ सी लग गई थी। रशिया, अमेरिका स्पेस की दौड़ में आगे निकल पड़े, एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। सन 1758 में उसने एयर फोर्स फाइनेंस लॉन्च किया, जो कि चांद पर जाने वाला पहला मिशन बन सकता था। परंतु दुर्भाग्यवश यह मिशन सफल नहीं हो सका और 12 सितंबर 1959 को लूनार 2 स्पेसक्राफ्ट चांद के सतह पर सक्सेसफुल पहुंचने वाला बन गया। सोवियत यूनियन चांद पर पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट भेजने वाला बन गया। 16 जुलाई 1960 को नासा ने अपोलो 11 लॉन्च किया। इस मिशन में पहली बार मानव सभ्यता ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इसी के साथ अमेरिका चांद पर स्पेस मिशन करने वाला पहला देश बन गया। साल 1959 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया लूनार 3 स्पेस ने पहली बार चांद के फॉर साइड या कहें तो डार्क साइड ऑफ द मून इसकी तस्वीर खींची, जो कि काफी धुंधली थी। पहली बार उसे तस्वीर की वजह से जो चीज अनदेखी थी वो देखने को मिला, जो कि यहाँ से धरती से देख पाना असंभव था। 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। नासा के द्वारा यह दूसरा मून स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया, जो चांद पर जाने वाले पहले इंसान थे, जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट करते वक्त चांद के पिछले हिस्से को देखा था, वो अपनी नंगी आंखों से। यह मिशन सिर्फ चांद को ऑर्बिट करना था, इसमें मून लैंडिंग को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट चांद पर भेजा गया। यह पहला भारतीय स्पेसक्राफ्ट था। यह आपको मालूम है कि हमारे इस मिशन ने पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली थी। यह आपको पता है कि चंद्रयान देखने में पहली बार ही चांद पर बर्फ के रूप में पानी की खोज की थी। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। इसकी पुष्टि करने के लिए नासा ने एक
RO चांद पर भेजा, जिसका काम था डिटेल की मैपिंग करना, जिसके जरिए हमने चांद के नियर साइड और फॉर साइड की डिटेल में जानकारी ली। जो हमने चांद को फॉर साइड से देखा वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। चांद का पिछला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। इस हिस्से में कॉमेट्स द्वारा छोड़े गए दाग थे, परंतु सामने के हिस्से में जितने दाग थे वे पीछे के हिस्से में कम थे, या तो कहे ना के बराबर थे। इस हिस्से में चांद ने एस्टेरॉयड की बमबारी झेली हुई थी, परंतु इस हिस्से में आगे की तरह चमकीला नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? चांद का पिछला हिस्सा इतना अजीब क्यों है? इसके बारे में वैज्ञानिकों ने उत्तर दिया, जिसके सुनने के बाद आपको भी अजीब लगेगा, परंतु यही सच है। चांद का इस हिस्सा काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती है। इसके अनुसार धरती को